जिसकी वजह से आज ऑनलाइन क्लास हुई है, तो हमने आगे कंटिन्यू करना है, हमने इसको दोबारा से नहीं पढ़ना। मैं फिर आगे जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बेटा, अब क्राइटेरिया के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये करेक्टरिस्टिक्स अंडरस्टूड हैं, ये हर जगह ही होते हैं और सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। जस्ट लाइक द क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जिसको जिस चीज के साथ आप माप रहे हैं और उसको मेजर कर रहे हैं, वो रेलेवेंट भी होना चाहिए, वो कंप्लीट भी होना चाहिए। प्रोसेस इटसेल्फ, प्रोसेस एंड प्रोसीजर की बात है। क्राइटेरिया रिलायबल भी होना चाहिए, राइट। न्यूट्रलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, वो वन साइडेड जो है वो उसका वेट नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल एक न्यूट्रल वे के अंदर जो इंडिकेटर्स है उनको वो मेजर करे। उसके बाद जो है अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी बेसिकली डिस्क्लोजर के सेंस की बात है कि वो क्राइटेरिया भी अंडरस्टैंडेबल हो, व्हाई दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया शुड बी अडॉप्टेड, क्यों अडॉप्ट किया जा रहा है, क्यों किया जाएगा, ये सारी की सारी चीज आपको पता होनी चाहिए बीइंग अ प्रैक्टिशनर, राइट। अंडरस्टैंडेबिलिटी का एलिमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। आगे चलें। चलें जी, अब एश्योरेंस रिपोर्ट आ गई जी। अब सुटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट सब्जेक्ट मैटर एवेलुएट हो गया, अब ऑडिटर ने एश्योरेंस देनी है। The practitioner provides a written report containing a conclusion that conveys the assurance obtained as to whether the subject matter conforms in all material respects with the identified criteria. For instance, an audit of financial statements provide an opinion on conformity with IFRS. Means that आप ये देखना चाह रहे हैं कि IFRS इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा, किसी एक डिपार्टमेंट में किसी एक हेड ऑफ अकाउंट किसके ऊपर देखिए जी प्लीज। ये उसका एक एश्योरेंस रिपोर्ट के बेसिक एलिमेंट्स हैं कि क्या कुछ होता है। टाइटल होगा, एड्रेस ही होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ होगा, आइडेंटिफिकेशन, द रिस्पांसिबल पार्टी। खैर ये आपने लेटर टाइपिंग नहीं करनी, ठीक है। Where review of financial statements differ most from a financial statement audit is in the limited procedure performed, limited in inquiry of management and analytical procedures, and the review report. Reviews are limited assurance engagements. अब ISRE रिलेटेड सर्विसेज का 2400 का ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यू, अगर आप रिव्यू कर रहे हो, एंगेजमेंट कर ली, एश्योरेंस दे दी, अब उसके बाद आप उसका रिव्यू कर रहे हो, तो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ये जो स्टैंडर्ड है 2400, उसके बारे में क्या कह रहा है। The objective of a review of financial statement is to enable an auditor to state whether, on the basis of procedure which do not provide all the evidence that would be required in an audit, anything has come to the auditor's attention that causes the auditor to believe that the financial statements are not prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting frameworks. Negative assurance. जब वो देगा तो वो ये चीज मेंशन करता है, ठीक है, ये चीज लिखता है और इस किस्म की स्टेटमेंट देता है। ये जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड आपको ये बता रहा है कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है, सपोज, ठीक है, ये इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट के अंदर ये ठीक नहीं है, ये उसकी अटेंशन में आया कि ये फुलफिल नहीं हो रही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली ये चीजें नहीं बनी है, मींस प्रॉपर कंप्लायंस नहीं हुई है, IFRS इंप्लीमेंट नहीं हुआ, बीच में एरर्स और ओमिशंस मौजूद हैं, बीच में डाटा जो है वो ओमिटेड है, ठीक है। ये भी पॉसिबल, ये नॉर्मल पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे पास रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर्स ही पूरे नहीं होते हैं, हमारे पास प्रॉपर वाचिंग ही नहीं की होती, हमने बाकायदा से डॉक्यूमेंट्स में लेटर्स, फाइल्स, इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, या इस फॉर्म के अंदर होती है कि जिसको हम फिर बाद में कहते हैं कि यार ये खातों में डाल दी जाती है पुराने लोगों के, ये छोड़ गया जो उसके जिम्मे लगा दिया, ठीक है, या कह दिया जी बंदा छुट्टी पर है, इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, रिकॉर्ड नहीं है, या कोई किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं, ठीक है, कुर्बानी का बकरा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स और मुख्तलिफ किस्म की बातें जो है वो होती हैं, राइट। आगे देखेंगे,
the objective of review of interim financial information differs significantly from that of an audit in accordance with ISAS. A review of interim financial information does not provide a basis for expressing an opinion. तो ये भी आसान बात है, याद रखने वाली बात है, लेकिन कि जो आप इंटरम रिव्यू देते हो उसके ऊपर कोई भी जो रिपोर्ट होती है, कोई भी ओपिनियन होती है, उसे एक्सप्रेस नहीं किया जाता। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरम रिव्यू आप कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते। इन शॉर्ट, a review may bring significant matters affecting the interim financial information to the auditor attention, but it does not provide all of the evidence that would be required in an audit. और अगले पॉइंट के अंदर खुद ही उसका आंसर भी दे दिया, क्यों नहीं करते, क्योंकि ये आपको कंप्लीट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करते। और कंप्लीट एविडेंस तब होगा जब आप फुल रिव्यू पर जाएंगे ना, वो एक कंक्रीट किस्म का, एक रिलायबल किस्म का एविडेंस होगा। आगे अगर देखें तो रिव्यू जी प्लीज, यस, आप ये इंटरम ऑडिट की बात नहीं आए बेटा, ये इंटरम रिव्यू की बात है, ठीक है, रिव्यू की बात हो रही है। फर्क इंटरम ऑडिट और इंटरम रिव्यू में काफी फर्क है। इंटरम ऑडिट का ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है, यहाँ पे रिव्यू की बात हो रही है कि आप जस्ट कोई एक चीज रिव्यू कर रहे हैं और उस रिव्यू के अंदर, इंटरम रिव्यू में आपने उस चीज को स्टडी किया है, तो अब आप उस इंटरम रिव्यू की बेस के ऊपर किसी किस्म का कोई आपको अगर कोई छोटा मोटा एविडेंस मिल भी गया है तो आप उसकी बेस के ऊपर चीजों को कंक्लूड नहीं कर सकते। ये जो आपने जिस तरह आपने कहा कि ऑडिटर जो है वो उसके पास एविडेंस आ जाए और वो उस पर रिलायबल नहीं कर सकता, तो एविडेंस की रिलायबिलिटी हम कैसे मेजर करेंगे कि कितना एविडेंस की रिलायबिलिटी सब्जेक्ट मैटर के साथ एसोसिएटेड होती है कि वो सब्जेक्ट मैटर के साथ कितना रिलेट करता है, और जो मटेरियलिटी है वो कितनी इफेक्ट हो रही है। अगर मटेरियलिटी इफेक्ट हो रही है और वो जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया एक बाकायदा से एक स्टैंडर्ड है, तो देन फिर हम कहते हैं जी कि हमने जो क्राइटेरिया यूज किया वो भी रिलायबल था और उसके अगेंस्ट जो एविडेंस जनरेट हुआ तो वो रिलायबल है। आपने क्राइटेरिया कोई और यूज किया, एविडेंस कोई ना कोई आ गया, वो किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो फुलफिल कर गया, लेकिन जब उसे चैलेंज किया गया या उसे दोबारा रिव्यू किया गया तो वहां पे जाकर वो फारिग हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल होता है ना जब आप रियल टाइम में प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी एक थोड़ी सी इररिलेवेंट है लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ, आपको शायद सब बात समझ आ जाए। जैसे हम आज बच्चे की किसी की स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एवेलुएट करने के लिए हम कहते हैं क्विज और असाइनमेंट लेते हैं। अब क्विज और असाइनमेंट वो एक क्विज एक असाइनमेंट की बेस के ऊपर पूरी की पूरी एवेलुएशन तो नहीं की जा सकती ना। हो सकता है जिसने आज एक क्विज अच्छा दिया है वो अगले चारों के चारों क्विज के अंदर वो बुरा परफॉर्म करे। आज क्विज अच्छा देने की रीजन ऑनलाइन क्लास हो सकती है, आज क्विज अच्छा देने की रीजन कोई चीटिंग हो सकती है, आज ऑनलाइन, आज ये हो सकता है कि वो टॉपिक उसे बहुत अच्छा समझ आया और वो क्वेश्चन जो है वो उसने वही क्वेश्चन पूछ लिया गया और उसने उसे कुछ छाप दिया। लेकिन अब मैं उसको एवेलुएट कर सकता हूँ क्या उसको उसके फाइनल रिजल्ट के साथ उसको एक क्विज की बेस के ऊपर? नहीं कर सकता ना। सही है, ठीक है। इसीलिए ये जो असेसमेंट प्रोसीजर यूनिवर्सिटीज भी बनाती हैं तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं नंबर ऑफ एक्टिविटीज के अंदर, ताकि जो स्टूडेंट है वो इंडल्ज हो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज में और हम कुछ ना कुछ असेस कर सकें कि इसका पोटेंशियल या इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। जिसमें कुछ मार्क्स मिड के रख दिए, कुछ फाइनल के रख दिए, कुछ क्लास एक्टिविटी, कोई पार्टिसिपेशन, कोई उसकी रेगुलरिटी, कोई उसका क्विज, कोई उसकी असाइनमेंट, कोई उसकी प्रेजेंटेशन, कोई प्रोजेक्ट, इस तरह डिफरेंट, इन सब को कंपाइल करके हम 100 मार्क्स पूरे बना दें, ताकि किसी ये तो एक नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग है ना, हम कहते हैं किसी के साथ ज्यादती ना हो, वो ज्यादती ना होना वो एक अलग चीज है, लेकिन स्टूडेंट को एवेलुएट करना मैक्सिमम अब ये सारे के सारे देखें क्राइटेरियाज हैं। सब्जेक्ट मैटर इज द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। आप समझ आई बात? मतलब ये कि जो है ना, अगर एक वाउचर को हम एविडेंस के तौर पे यूज करना चाहें तो हम देखेंगे कि उसकी जो प्रोसेसेस है या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट या सेक्शन से वो होके आ रही है, तो क्या वहाँ पे उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं, तो उसकी यस देखिए अब ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक बच्चा वीक है लेकिन हो सकता है वो ऑडिट के अंदर बेटर है, और हो सकता है एक बच्चा जो है वो टैक्सेशन के अंदर बहुत अच्छा है लेकिन ऑडिट के अंदर वीक है। पॉसिबिलिटी है ना, ऐसा होता है ना।
क्योंकि उसका अपना अलग एवेल्युएशन प्रोसेस है। क्राइटेरिया सेम ही होगा ना, मार्क्स एक में किसी ने 5 रखे हैं, किसी ने हो सकता 10 रखे हो। फिर वो नंबर ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर बेस करता है कि कितनी एक्टिविटीज की गई और करवाई गई। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर, थैंक यू। अच्छा जी। Review limited audit procedures inquiry consists of seeking information of knowledgeable persons inside or outside the entity। अब देखें, अब आप रिव्यू कर रहे हैं, तब आपने जो भी किसी किस्म की कोई इंक्वायरीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी चीजें आपने इन्फॉर्मेशन सीख करनी है, तो आप इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज को भी यूज करते हैं। जैसे इंटरनल तो चले मैनेजमेंट होगी, इंटर डिपार्टमेंट से आपने कुछ चीजें पूछनी ले ली, और एक्सटर्नल बेटा ये किसी का जो है ना माइक भी ऑन है और कोई मतलब आई थिंक सो घर से बाहर फिर रहा है। सेकंड वन, जो एक्सटर्नल या आउटसाइड द एंटिटी की बात है बेटा, वो आपके एक्सपर्ट लोग हो सकते हैं, वो आपके वैल्यूएटर हो सकते हैं, वो आपकी थर्ड पार्टी कंफर्मेशन जिसे हम बोलते हैं, वो सारे के सारे लोग इसके अंदर आ जाते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स कंसिस्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज एंड ट्रेंड्स इंक्लूडिंग द रिजल्टिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्लक्चुएशंस एंड रिलेशनशिप दैट आर इनकंसिस्टेंट विद अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और डेविएट फ्रॉम प्रेडिक्टेबल अमाउंट्स। तो ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि बेटा दो किस्म की ऑडिट की टेक्निक्स हैं ऑडिट प्रोसीजर की। नंबर 1 इज द सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स एंड द नंबर 2 आर द एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, कि जब आप बिल्कुल एक ऑडिट प्रोसीजर को कंडक्ट करते हैं, प्रोसेस को चलाना शुरू करते हैं, तो उस वक्त वाउचिंग से अगर वो काम स्टार्ट हो रहा है तो वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं। जो आप छोटे छोटे प्रोसीजर्स, आप एंट्रीज चेक कर रहे हैं, आप असर्शंस को देख रहे हैं, ये सारे के सारा आपका सब्सटेंटिव है। जब आपका सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर वंस कंप्लीटेड, देन द ऑडिटर और टीम ऑफ ऑडिट गोज ऑन द नेक्स्ट स्टेप फॉर द एनालिटिकल टेक्निक्स। वो एनालिटिकल टेक्निक्स इंप्लीमेंट करता है, और एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर आपके रेशियो एनालिसिस आते हैं, ट्रेंड एनालिसिस आते हैं, रीजनेबलनेस टेस्टिंग आती है, और इस किस्म के हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस, ये सारे के सारे आते हैं, ये निकाले जाते हैं। ठीक है, और फिर आप इसको जो कुछ सब्जेक्ट मैटर है या कोई भी आपका कोई प्रॉब्लम है या कोई भी किसी किस्म की कोई फ्लक्चुएशन है, वो आपको वहां से भी नजर आ जाती है। इंस्पेक्शन कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनिंग रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स और टेंजिबल एसेट्स इज कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड बेसिस। अब ये इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन, ये है तो टर्म्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम चूंकि ऑडिट पढ़े होते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं पढ़े होते। इन्वेस्टिगेशन इज डिफरेंट। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऑडिट किया जा सकता है, ठीक है, ऑडिट के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। ऑडिट के अंदर जस्ट एग्जामिनिंग होती है, आप चेक करते हैं बस, आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे होते। बात पे किया समझ आइए कि नहीं आई? मैंने क्या बोला कि इन्वेस्टिगेशन अगर चल रही है किसी भी मैटर की, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो ऑडिट आउटपुट्स हैं या ऑडिट प्रोसीजर किसी न किसी फॉर्म के अंदर वो इन्वॉल्व किया जा सकता है और किया जाता है। स्पेशली जहां पर फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं या इस किस्म के मसाइल होते हैं, तो या एसेट्स रिकवरी यूनिट्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने भी एक बनाया हुआ अपना डिपार्टमेंट एसेट रिकवरी यूनिट के नाम से, तो वो ऑडिट करते हैं, ऑडिट करवाए जाते हैं, दोबारा से करवाए जाते हैं, क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन ऑडिट के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, ऑडिट के अंदर एग्जामिनेशन होती है, राइट? सर लेकिन अगर जो है ना जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स हम यूज कर रहे हैं, तो वो भी तो इन्वेस्टिगेटिव टाइप होती है ना, कि हम जो है ना वो ट्रेंड हमारे पास इन्वेस्टिगेशन होती टाइप है। नहीं है बेटा। देखें, आप उसमें ट्रेंड एनालिसिस निकाह बना रहे हैं, ट्रेंड एनालिसिस आप ये देख रहे हैं लास्ट 5 ईयर की कंपनी की सेल्स का क्या ट्रेंड है, आप ट्रेंड देख रहे हैं उस इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड है, इसमें इन्वेस्टिगेशन कौन सी है? इसमें तो आप अपने अगर हम जो है ना सेल की जो है ना ले रहे हैं कि एक पिछली जो पीरियड में आ रहा है, पिछले साल में या 2 साल में जो ट्रेंड आ रहा है, वो एक तरीके का है। अब जो है वो फ्लक्चुएट हुआ है उससे मटेरियल तौर पे, तो हम उसकी बेस पे फिर चेक करेंगे उससे क्या क्या चीजें इफेक्ट हो सकती हैं या क्या क्या जो है ना चीजें इफेक्ट होनी चाहिए। तो हम उसकी बेस पे भी फिर जो है ना जाएंगे और उनकी जो है ना इफेक्ट्स हम चेक करेंगे। अगर उसमें जो है ना वो उसी के मुताबिक चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है, तो वो फिर जाहिर है हमारे लिए जो है ना फिर ऑब्जेक्शन टाइप जो है राइज करेगा, या जो है ना हमें जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, कि जो आप जिस तरह उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल ओके है, लेकिन आप उसका जो है ना प्रोस्पेक्टिव कंसीडर नहीं कर रहे हो। प्रोस्पेक्टिव क्या है? ऑडिट का और इन्वेस्टिगेशन का।
ऑडिट के अंदर हम बात कर रहे हैं कि हम एग्जामिन करते हैं। हमने कहा था कि ऑडिट एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर जिसका काम क्या है कि आपने जो उसका पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ऑडिटर ने काम करना है और जो एजेंसी रिलेशनशिप है उसको बैलेंस रखना है। ठीक है, जो आपका शेयर होल्डर है उसकी वेल्थ को भी प्रोटेक्ट करना है, उसके राइट को भी प्रोटेक्ट करना है, और कंपनी की जो भी पोजीशन है उसके बारे में आपने ट्रू एंड फेयर व्यू देने की कोशिश करनी है। हम ये कभी भी नहीं कहते कि, और लास्ट टाइम डिस्कस भी मैंने एक लाइन बोली थी क्लास में कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, राइट। उसका काम लोगों को सजा दिलवाना नहीं होता कि वो इन्वेस्टिगेटिव मोड में ये काम करे। वो अगर ये चीजें फाइंड आउट कर रहा है जिसको आप इन्वेस्टिगेशन समझ रहे हो, वो चीजों की फाइंडिंग है, वो फैक्ट्स की फाइंडिंग है, उसकी बेस के ऊपर वो उनको रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की फॉर्म में नहीं करता। बात समझ रहे हैं? वो उनको एग्जामिन करेगा, उससे किसी किस्म के कोई ऑब्जेक्शंस नजर आ रहे हैं वो उनको रिपोर्ट में मेंशन कर देगा, वर्किंग पेपर्स बना लेगा, नोट डाउन कर लेगा, उनके बारे में एविडेंस जनरेट करने की कोशिश करेगा। एविडेंस मिल गए, नोटबुक में लिख दिए, इट्स ओके फाइन। अगर एविडेंस जनरेट नहीं हुए तो एविडेंस भी उसने कैसे कहां से जनरेट करने हैं? बेटा उन्हीं डॉक्यूमेंट से जनरेट करने हैं जो मैनेजमेंट दे रही है, जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल पार्टी है एक्चुअली, या उसने थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेनी है, या इंडस्ट्री एनालिसिस से उसके पास किसी किस्म का कोई एविडेंस जनरेट हो जाएगा। यही 3-4 सोर्सेज है ना। अब इन 3-4 सोर्सेज के अंदर रहते हुए वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, वो एग्जामिन कर रहा है, वो फाइंड आउट कर रहा है कि जो गैप्स हैं, जो बीच में प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं उनको। अगर कंपनी ने बकायदा जी मतलब ये कि हमने जो है ना चीजों को अगर डिफर कर रही है तो हमने पता करना कि ये चीजें डिफर कर रही है, क्यों Yes. कर रही है डिफर, ये नहीं बताना। ये हमने पता भी चलेगा तो हम रिपोर्ट के अंदर नहीं मेंशन करते, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे होते। ठीक, क्योंकि जब आप एविडेंस जनरेट करते हैं, ये ऑडिटर को ये तो पता लग ही रहा होता है ना कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस हो रही है, यहाँ पर कोई एम्बेजलमेंट हो रही है, यहाँ पर किसी किस्म की कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ये चीजें तो उसे समझ आ जाती हैं। ठीक, लेकिन चूंकि बेटा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स ये नहीं है कि उसने लोगों को सजाएं दिलवानी है। ये जो सजाएं का एलिमेंट होता है ना, जब पनिशमेंट होती है तो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि फिर आप एक्चुअल जो है वो जो फाइनेंशियल लॉस होता है उसको डिटरमिन करते हो, जब उसको एस्टिमेट करते हो। जब आप उसको एस्टिमेट करते हो तो कर आप उसमें भी ऑडिट रहे होते हो, लेकिन वो इन्वेस्टिगेटिव मोड के अंदर होता है। फिर आप उसके अंदर वो रीजंस भी लिखते हो, फिर लोगों को आप कटहरे में भी लाते हो, आप उनको पॉइंट आउट भी करते हो कि ये इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर ऑडिट के अंदर इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा मैनेजमेंट के ऊपर या एम्प्लॉयज के ऊपर उनको दे दी जाए, उनके गले में डाल दी जाए, तो फिर तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग नौकरियां ही छोड़ दें करना। ठीक है, ऑडिट का मतलब ये है कि आपने जो प्रोसीजर्स हैं, जो एसओपीज हैं, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, बेसिकली इज अ कंप्लायंस को चेक करना। अब कंप्लायंस को चूंकि हम हमेशा लेते हैं सिर्फ इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, तो इंटरनल कंट्रोल हमारा चैप्टर नहीं है। इंटरनल कंट्रोल के ऊपर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है। एक ओवरऑल सिस्टम का नाम है इंटरनल कंट्रोल, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल भी कर रहा है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चला भी रहा है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एसओपीज भी बना रहा है। उस इंटरनल कंट्रोल के अंदर इंटरनल चेक्स लगे हुए इतने सारे, क्या आपकी परफॉर्मेंस भी मेजर हो रही है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय की भी परफॉर्मेंस मेजर हो रही है, डिपार्टमेंट की भी परफॉर्मेंस मेजर हो रही है, इफेक्टिवनेस ऑफ जो जितने भी इंडिकेटर्स या ऑपरेशनल चीजें लगी हुई हैं उन तमाम, जैसे आईटी कंट्रोल्स लगे हुए हैं, या जैसे अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर हैं, या जो चीजें लगी हुई हैं, ये आपकी परफॉर्मेंस भी बताएंगी। तो बेटा ये इस पर्सपेक्टिव में हम पढ़ रहे हैं और इस पर्सपेक्टिव में चीजों को देखते हैं, राइट? ओके जी। अच्छा, इसके बाद स्पेशल पर्पस, ये चीजें जो मैं छोड़ रहा हूँ इसको छोड़ दें, ठीक है। ये आपने पढ़ना है, ट्रिपल बॉटम लाइन एश्योरेंस क्या होती है। ट्रिपल बॉटम लाइन ये मैं पढ़ा रहा हूँ बीच में सारा छोड़ के, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी। ये ट्रिपल बॉटम लाइन एश्योरेंस जो है, ये
कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, या उसके अंदर भी आपका कोई एमसीक्यूज होता है, या आपका किसी इंटरव्यू का क्वेश्चन भी होता है इससे रेलेवेंट, ठीक है। तो एन ऑर्गेनाइजेशंस इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक है बहुत आसान, on economic circumstances of its stakeholders and on economic systems at the local, national and global level. और environmental sustainability आपकी क्या होती है? An organization's impact on living and non-living natural system. ये हमने types of auditing के अंदर पढ़ा था कि environment और सोशल सस्टेनेबिलिटी, तो सोशल वैल्यूज और सोशल कल्चर और सोशल जो एस्पेक्ट नॉर्म्स और सोशल सिस्टम्स हैं उसकी बात हमने की थी। एंड ऑर्गेनाइजेशंस इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी ऑन अ सोशल सिस्टम विद इन विच इट ऑपरेट्स, इम्पैक्ट ऑन द स्टेक होल्डर्स एट द लोकल, नेशनल और ग्लोबल लेवल। जिस इसकी एक बहुत फेमस एग्जांपल इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है, आप लोग जानते भी होंगे, कुछ साल पहले की बात है कि लेज जो कंपनी है, जो लेज बनाती है, पेप्सी कंपनी की लेज चिप्स खाते हैं सारे के सारे फ्राइज, ये इसके ऊपर ये एक ऑब्जेक्शन लगाया गया, एक एलिगेशन लगा कि ये यूज करता है पिगमेंट्स, पिग का ऑयल यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो कि हम बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए हलाल मीट नहीं है, हमारे लिए हलाल नहीं है उसका एक्सपेक्ट, हमारे इस्लाम में हराम है। ये कोई एलिगेशन लगा, ये मामला शामला कोई जो है लेकर चला गया सोशल एनजीओ, और वो लेकर उसने ले लिया, स्टैंड ले लिया, और सुप्रीम कोर्ट में इसकी हायरिंग हुई और बाद में ये चीज साबित हुई कि जिसके अंदर ऐसा कोई पिगमेंट नहीं है। लेकिन अब चूंकि लेस एक ब्रांड था, उसका मार्केट के अंदर एक उसका बैड इमेज क्रिएट हुआ इस बात से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दी कि आप अपने जो रैपर है, जो अपनी प्रोडक्ट है, उसके बैक एंड साइड के ऊपर आप हलाल का टैग लगाएं, ताकि जो पब्लिक है वो पब्लिक सेंटीमेंट जो इससे हुए हैं, खराब हुए हैं, लोगों की इमोशनल जो इमोशंस के साथ आपने मसाइल क्रिएट हुए हैं और उन्होंने इस चीज को नापसंदीदगी का इजहार किया और इसको हराम समझते हैं, तो वो जब कंपनी इसके ऊपर हलाल का टैग लगाएगी तो जो आपकी एक गुडविल से बैडविल आपकी बनी है वो थोड़ी सी बेहतर होगी। तो उन्होंने उसके ऊपर फिर उसको हलाल का टैग लगाकर बेचना शुरू किया, तो मार्केट में वो बिकना शुरू हो गया। आगे ऑडिट प्रोसीजर एग्रीड, ये पढ़ें, ठीक है, और बस खत्म। एक ऑडिट प्रोसीजर एग्रीड आप लोगों ने पढ़ना है, एक स्लाइड है, जरा नोट कर लें, स्लाइड नंबर 42। सस्टेनेबिलिटी, ट्रिपल बॉटम लाइन इंश्योरेंस, ये पढ़नी है, ये छोड़ दें। और इससे ऊपर जो हमने ये पढ़ा है, ये सारे का सारा हमने ये इन चीज़ों को, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर, ISR 2400, ये पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके ऊपर ये सारा ही हमने पढ़ा। तो मेरा ख्याल है चले आज के लिए इतनी काफ़ी है, ठीक हो गया। सेशन भी एंड होने वाला है, अटेंडेंस का वो कर लीजिए।